एक ऐसा द्वीप जो इतना अमीर था कि उसे स्वयं धन के देवता कुबेर का घर माना जाता था। सोने की लंका। रामायण में हम सब ने इसका जिक्र सुना है, पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई हकीकत? एक छोटा सा आंसू के आकार का द्वीप आखिर इतना अमीर कैसे हो सकता था? और रावण के हमले की तरह सदियों तक इस बेहिसाब दौलत की क्या कीमत चुकानी पड़ी इस द्वीप को? तो चलिए सबसे पहले इस सोने की नगरी की असलियत समझते हैं। जियोलॉजिकली ये द्वीप प्री कैम्ब्रियन हाईलैंड कॉम्प्लेक्स पर बसा है। इसका मतलब यहाँ की धरती 540 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसी वजह से श्रीलंका के पूरे लैंडमास का लगभग 25% हिस्सा रत्नों से भरा हुआ है। अपने साइज के हिसाब से इस द्वीप पर दुनिया में सबसे ज्यादा रत्नों की डेंसिटी है। रामायण के आगे भी इसकी दौलत का प्रमाण हमें मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम सिर्फ लंका नहीं था, इसे बुलाया जाता था रत्नद्वीप, द आइलैंड ऑफ जेम्स। मशहूर ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टोलेमी ने अपने मैप्स में ऑफिशियली ये बताया था कि बेरिल्स और सैफायर्स इस द्वीप की ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस की जान थी। जब वेनेशियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो यहाँ आए तो उन्होंने अपने लॉग्स में लिखा कि इस द्वीप के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सैफायर्स, टोपाज और एमेथिस्ट हैं। 1972 में देश का नाम बदलकर श्रीलंका जरूर हो गया, पर ग्लोबल जेम इंडस्ट्री में आज भी एक ही नाम चलता है, सिलोन सैफायर। ये ब्रांड इतना लेजेंडरी है कि इसका कोई मुकाबला नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे मशहूर एंगेजमेंट रिंग जो प्रिंसेस डायना ने पहनी थी, वो भी एक 12 कैरेट का सिलोन ब्लू सैफायर ही है जो सीधा श्रीलंका से निकला था। आज भी दुनिया के सबसे बड़े सैफायर्स यहाँ मिलते हैं, चाहे वो $100 मिलियन का स्टार ऑफ एडम हो या स्मिथसोनियन में रखा फ्लॉलेस लोगन सैफायर। 3000 सालों से इन सब का एपिसेंटर एक ही रहा है। जब ऐसी कुदरती दौलत आपके पास हो तो उस पर लालची नजरें पड़ना तय है। हजारों सालों तक इस द्वीप ने दुश्मनों और लुटेरों का सामना किया, पर इस दौलत की सबसे दर्दनाक कीमत समझने के लिए हमें सुननी होगी कुबेनी की कहानी। ये कहानी है सर्वाइवल की और सबसे बड़े धोखे की। राजकुमार विजय सीनापुर के वारिस थे, पर वो और उसके 700 साथी इतने क्रूर थे कि जनता ने उन्हें फांसी देने की मांग की। उसके पिता ने उन्हें बेदखल किया और समुद्र में बैनिश कर दिया। विजय अब एक डेस्परेट बंजारा राजकुमार था, जिसे जिंदा रहने के लिए किसी भी हाल में एक राज्य चाहिए था। समुद्र की लहरें उसे लंका के तट पर ले आई। उस वक्त इस द्वीप पर यक्खा जनजाति का राज था। विजय के आदमियों को यक्खा कबीले की मुखिया कुवेनी ने पकड़ लिया, पर विजय ने उस पर हमला करके बाजी पलट दी। अपनी जान बचाने के लिए कुबेनी ने एक डील की। उसने वादा किया कि वो विजय के आदमियों को छोड़ देगी और सबसे बड़ी बात, ये पूरा द्वीप उसके नाम कर देगी। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो मजबूरी में शुरू हुई पर आगे चलकर तबाही का कारण बनी। विजय को राजा बनाने के लिए मौजूदा यक्खा लीडर्स को मिटाना जरूरी था। कुवेनी जानती थी कि सारे यक्खा रॉयल्स एक बड़े शादी के जश्न के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। रात के अंधेरे में उसने विजय और उसके 700 हथियारबंद आदमियों को जश्न की जगह तक पहुंचाया। जब यक्खा लोग बिना हथियार के जश्न मना रहे थे, विजय के आदमियों ने दरवाजे बंद किए और सबको खत्म कर दिया। एक बाहरी राजकुमार को तख्त पर बिठाने के लिए कुबेनी ने अपने ही लोगों का कत्ल करवा दिया। विजय को अपना राज्य मिल गया, पर उसके सामने एक नई पॉलिटिकल मुसीबत खड़ी थी। नियमों के अनुसार से एक लेजिटिमेट राजा बनने के लिए उसे एक रॉयल क्षत्रिय रानी चाहिए थी। कुबेनी ने उसे 2 बच्चे और एक पूरा देश जरूर दिया था, पर वो आखिर में एक यक्खा थी। अब उसका कोई पॉलिटिकल यूज नहीं था। विजय ने एक पांड्या राजकुमारी से शादी कर ली और बेरहमी से कुबेनी और उसके बच्चों को घने जंगलों में छोड़ दिया। कुबेनी अपने बचे कुचे यक्खा लोगों के पास वापस भटकती हुई आई।
अपने नेताओं के कातिल के रूप में उसे पहचानते ही उन्होंने उसे मार डाला। पर कहा जाता है कि मरते वक्त उसने विजय और उसके पूरे वंश पर एक श्राप दिया था कि उसका खून कभी भी राजगद्दी में स्थिर नहीं बैठ पाएगा। विजय बिना किसी वारिस के मर गया और उसके बाद उसके भतीजे को एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया जिसे कुबेनी के श्राप का असर माना गया। ये दर्दनाक कहानी तो बस शुरुआत थी। अब बाहरी ताकत इस द्वीप की किस्मत को इन्फ्लुएंस करने वाली थी। कभी कभी ये इन्फ्लुएंस शांति से भी हुआ। सम्राट अशोक ने अपने बेटे को एक बुद्धिस्ट मिशन पर लंका भेजा, जिससे ये द्वीप उनके प्रभाव में आ चुका था और इसके बदले में दौलत की नदियां वापस मेनलैंड आई। इतिहास बताता है कि लंकन राजा ने अशोक को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गिफ्ट भेजा था। अब नॉर्थ को पता चल चुका था कि ये द्वीप असल में कितना अमीर है। जल्द ही लंका की इस दौलत की कशिश ग्रीक्स और रोमन्स को भी समुद्र पार से खींचने लगी। पर जब आप रूबीज के पहाड़ पर बैठे हो तो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 3rd सेंचुरी BCE आते आते डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका था और वक्त का पहिया एक बार फिर से खून खराबे की तरफ घूम चुका था। जब नॉर्थ में मौर्य एम्पायर कमजोर पड़ रहा था, तब तमिलनाडु के 2 घोड़ों के व्यापारियों ने एक मौका देखा। सेना और गुतिका नाम के 2 व्यापारियों को पता था कि प्राचीन सेनाओं के लिए घोड़े जरूरी थे और क्योंकि श्रीलंका में घोड़ों की ब्रीडिंग नहीं होती थी, इन मर्चेंट के पास वहाँ बेहिसाब पैसा और दबदबा आ चुका था। एक बार वो व्यापार के बहाने जहाजों में आए, पर उन्होंने वहाँ के राजा का कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। ये किसी बड़ी फौज का हमला नहीं था, ये एक हॉस्टाइल टेकओवर था। उस दिन उन दोनों व्यापारियों ने सिर्फ एक तख्त नहीं चुराया, उन्होंने साम्राज्यों के बीच एक ऐसी जंग छेड़ दी जो कभी नहीं रुकने वाली थी। द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन अब सिर्फ एक शांत ट्रेड हब नहीं रहा था, अब ये पानी के उस पार बैठे हर महत्वाकांक्षी राजा का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था।